Hello student, this is Dheeraj Chaturvedi and you are watching me on the official YouTube channel of उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर। बच्चों, आप सभी लोग उमा बैजंती पब्लिक स्कूल के YouTube पोर्टल से जुड़े हुए हैं और लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिल रही हैं जिसमें आप लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नई चीजें इस कोरोना पेंडेमिक के लॉकडाउन के दौरान। इसी सीरीज में वो बच्चे जो क्लास 7 पास आउट कर चुके हैं एंड दे आर मूविंग टू क्लास 8, वो क्लास 8 में इस साल ज्वाइन करने वाले हैं स्कूल, उनके लिए ये बायोलॉजी के का वीडियो है जिसमें मैं आज आपसे साथ आपकी बुक में क्या क्या सिलेबस है उसी को थोड़ा सा बेसिक्स को डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चैप्टर्स क्या क्या चीजें हैं जो हम इस पूरे साल भर पढ़ने वाले हैं या ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए, अगर आप क्लास 8 में जा रहे हैं तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस सबसे पहले देखो बच्चों, अगर हम लोग क्लास 8 का जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो पूरा क्लास 8 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट का, बायोलॉजी जो है, ये इसका सिलेबस कुल 8 चैप्टर से मिलकर बना है। दीज आर द 8 चैप्टर्स। वो 8 चैप्टर्स हैं जो कि हमको पूरे साल भर बायोलॉजी की क्लास में देखने हैं और जिसे मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर्स हैं क्या और उनमें हम लोगों को क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीजें हमको नई मिलने वाली है, इसमें हम यही देखेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। दूसरा चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तीसरा जो चैप्टर वी हैव टू डिस्कस इज द इकोसिस्टम। चौथा जो चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। पांचवा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम। छठवां चैप्टर हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। सातवां चैप्टर पढ़ना है हेल्थ एंड हाइजीन और 8वां चैप्टर पढ़ना है फूड प्रोडक्शन। तो इन सब में है क्या, देखिए, पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। इस ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करना फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, यानी कि पौधों में जो अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं और या जो फूड होता है, हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में वो भोजन वाली या वो सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसी के बारे में हमको सीखना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो पढ़ाया जाना है वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें हमको पढ़ना है, जैसे आप सभी जानते हैं कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उन सभी की बॉडी किससे, सेल से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब कि जो प्लांट्स हैं देयर बॉडी जो है वो भी किससे मेड अप ऑफ सेल्स, वो किससे बनी हुई होगी, सेल से मिलकर बनी हुई है, यानी कि प्लांट्स की भी बॉडी सेल से मिलकर। तो अब ये जो सेल है, आपको पता है कि सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक हार्ड सेल वॉल होती है, उसके नीचे हार्ड सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो एक सेल अपने सराउंडिंग से, जैसे ये सेल हो गई, तो अपने सराउंडिंग से अगल बगल जो भी चीजें हैं उसको वो कैसे अपने सेल के अंदर ले जाती है और कैसे सेल से चीजों को बाहर निकालती है, ये बात हमको इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कोई चीज, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल कैसे सेल अपने अंदर लेकर जाती है और कैसे बाहर निकालती है। तो इससे रिलेटेड कई सारी बातें हमको इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। इसके साथ ही साथ हम इसी चैप्टर में एक और चीज पढ़ेंगे, वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब आप जानते हैं, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, यानी कि किसी भी प्लांट के पार्ट्स द्वारा वाटर की किसके वेपर के फॉर्म में होने वाली लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। यानी कि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लूजेस द वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट कम करता है स्टोमेटा वगैरह। तो उसके थ्रू कैसे पानी की हानि होती है, कैसे ट्रांसपीरेशन होता है और उसका क्या पौधे के लिए यूज है और क्या उसके हार्म्स हैं, क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, ये भी हमको पढ़ना है इसी चैप्टर नंबर 1 में। इसके अलावा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि प्लांट्स के लिए कौन कौन से मिनरल्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन से मिनरल्स हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं। और ये जो मिनरल है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो मतलब थोड़ा ज्यादा और माइक्रो मतलब कम। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से मिनरल्स प्लांट के लिए जरूरी होते हैं
और अगर इनकी कमी हो जाएगी पौधे में तो क्या क्या रोग लक्षण, क्या क्या लक्षण हमको दिख जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कि आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, या दूसरे जो भी एलिमेंट्स लगते हैं, मॉलिब्डेनम की कमी है। तो किस चीज की कमी है प्लांट में और उसकी कमी से प्लांट में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इतनी सारी बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ चीजें कैसे आती जाती हैं ये पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे और मिनरल्स एंड मिनरल डिफिशियंसी सिम्टम, मिनरल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कमी से क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां प्लांट में बन जाएंगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला चैप्टर इसके बारे में। ठीक है, अब चलिए दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। तो रिप्रोडक्शन मतलब आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस, यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसी संतान को बनाते हैं, अपने जैसी संतान को जन्म देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल में, उसी के बारे में हमको सीखना है इस चैप्टर में। आप सभी जानते हैं कि, या आप सीखेंगे भी कि जो रिप्रोडक्शन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है वेजिटेटिव और तीसरा है सेक्सुअल। तो प्लांट में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या वेजिटेटिव या सेक्सुअल। तो और ये एसेक्सुअल, वेजिटेटिव या जो सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं वो कैसे, कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से तरीकों से होते हैं, तो ये इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बेसिकली रिप्रोडक्शन है क्या, और प्लांट या एनिमल में जितने भी तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं उनको हम किन कैटेगरी में बांट सकते हैं, और उनका क्या कैरेक्टर है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। तो ये क्या होता है, हम सभी को पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। सराउंडिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और प्लांट, किसी भी प्लांट या एनिमल के चारों ओर का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। तो मतलब हमारे चारों तरफ 2 तरीके की चीजें पाई जाएंगी, एक लिविंग होगी और दूसरी नॉन लिविंग होगी। ऑफ कोर्स, यानी कि जैसे हम ही लोग हैं तो हमारे चारों तरफ क्या ये बसें हैं, ये घर या कमरे, फैंस, बोर्ड्स, इसके साथ साथ प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल हैं। तो प्लांट एनिमल वगैरह लिविंग हो गया, और ये बोर्ड, ये फैन या जो बसेस हैं, ये सब नॉन लिविंग हो गई। तो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं, उनके इंटरेक्शन से वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उनके इंटरेक्शन से एक सिस्टम बन जाता है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, यानी कि द सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो जो एक नया सिस्टम बना देते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, इसी बारे में हमको इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, जो कि क्या है, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। फिर इसके बाद हम लोग इस 3rd चैप्टर के बाद 4th चैप्टर में पहुंच जाएंगे, और वो क्या है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है बेटा, हमारे शरीर में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं चल पा रहा हूं, हम बोल पा रहे हैं, तो अपने सारे काम करते हैं, तो इसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम माने हमारे बॉडी में पाए जाने वाला कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है कि वो सही तरीके से होती रहे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है,
इसका काम क्या है कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है, पहला जो तरीका है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, ये है नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होता है इंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, और पहला क्या है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो तरीके के सिस्टम्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनकी मदद से हमारे शरीर के अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल, हमारे डाइजेशन को, हमारी ग्रोथ को, हमारे शरीर में सब कुछ जो भी हो रहा है, मैं बोल पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, तो सारा का सारा काम इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। और ये इसके कितने कंपोनेंट हैं, दो। पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो स्पेशल सेल से मिलकर बना होता है, और उन स्पेशल सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या बना रही हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और ये जो न्यूरॉन्स होती हैं ये मिलकर हमारे शरीर में एक पार्ट बनाती हैं ब्रेन, एक पार्ट बनाती हैं स्पाइनल कॉर्ड, और फिर इसके अलावा कुछ न्यूरॉन इनसे जुड़ी होती हैं, तो उनको बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरॉन्स। तो इन तीन हिस्सों से मिलकर जो हमारा सिस्टम बना हुआ है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, और इस नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 6 में। ओके, अब दूसरी तरफ बढ़िए, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे ये न्यूरॉन से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन वगैरह जो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक ही वैसे ही हमारे शरीर में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, सेल या टिश्यू या ऑर्गन पाए जाते हैं जो कोई ना कोई केमिकल निकालते हैं, और उन्हें बोला जाता है ग्लैंड। उन्हीं में से कुछ स्पेशल होती हैं जिन्हें बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो स्पेसिफिक मैसेंजर्स बनाती हैं। उन स्पेसिफिक मैसेंजर्स को बोला जाता है हार्मोन्स, ठीक ना। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाकर जब हमारे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती हैं, तो उसे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन या इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और उनका क्या क्या काम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम में। माने हमारे ग्रोथ के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, ग्रोथ हार्मोन, और वह ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऐसे ही हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पहले हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, फिर इसके अलावा हमारा पैंक्रियाज है, फिर इसके अलावा क्या, ओवरी और टेस्टिस। तो इतनी सारी हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में ही हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और चैप्टर 6 में हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अब बढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 के बारे में हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 देखिए। चैप्टर नंबर 5 क्या है कि किसी भी हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक पार्ट में बनने वाले किसके वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, इन सभी को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन बोलते हैं। तो वही हमारे शरीर में बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चीजों को ले जाने के लिए जो ऑर्गन का ग्रुप पाया जाता है, जो अंगों का समूह पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको पढ़ना रहेगा हार्ट के बारे में, फिर ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, और इसके अलावा लिम्फ के बारे में, हार्ट वगैरह का डिस्कशन। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट में, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम।
तो इतनी सारी बातें हमको पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 में, जो कि क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, फिर इसके बाद हम पढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 7 की ओर। चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ माने स्वास्थ्य और हाइजीन माने क्या, स्वच्छता। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइजीन इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। स्वच्छता का हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में क्या रोल है। आप सभी समझ जान ही रहे हैं कि जो कोविड-19 जैसी जो समस्या चल रही है, इसमें 2-3 बातें हम लोग तो दैनिक जीवन में हमने अपनाई है, हमको अपनानी भी है। पहली चीज क्या अपनानी है हमको, कि हम क्या करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 2 लोगों के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस बना के हमको रखनी है, क्योंकि ये वायरस अगर लोगों के क्लोज आने से, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज आने से फैल जाता है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि अपने पर्सनल सैनिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। हाथ को धुलना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट छूते हैं तो हो सकता है उससे वायरस पार्टिकल हमारे हाथ, फिर नाक या मुंह के थ्रू अंदर चला जाए। तो हेल्थ और हाइजीन के इस तरीके के जितने भी इश्यूज हैं, क्या क्या स्वच्छता का रोल है, हमारी पर्सनल हाइजीन क्या है, डोमेस्टिक हाइजीन क्या है, उसके बारे में, और अलग अलग तरीके के रोगों के बारे में, कम्युनिकेबल यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, क्रॉनिक क्या है, एक्यूट क्या है। तो जितनी भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, यानी कि स्वच्छता और अलग अलग तरीके की बीमारियों और उनसे बचने के तरीके चैप्टर नंबर 7 में पढ़े जाएंगे, जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है हमारा फूड प्रोडक्शन। जैसे आप सभी जान रहे हो कि हमारी या पूरे जो हमारे संपूर्ण विश्व है, उसकी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप जानते हो कि अर्थ का डायमीटर या पूरी दुनिया के किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का डायमीटर तो फिक्स है। जैसे इंडिया में, हमारी इंडिया की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर पाकिस्तान आ जाएगा, उस बाउंड्री के बाहर चाइना आ जाएगा, उस बाउंड्री के बाहर अफगानिस्तान, बांग्लादेश आ जाएगा, यानी कि वी हैव द फिक्स बाउंड्रीज। और उस बाउंड्री में ही खेत हमारे फिक्स हैं, उस बाउंड्री में ही हमारे सारे संसाधन, जो भी हमारी जरूरत की चीज है, अगर हम इंडियंस हैं तो उसी के दायरे में हमको मिलनी है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती तो चली जा रही है, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, वही हम इस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, फूड प्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये डोमेस्टिकेशन क्या है, गाय को, भैंस को या जितने भी अलग अलग तरीके के कैटल्स हैं उनको पाला कैसे जाता है। इसके अलावा पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन क्या है। इसके अलावा सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन क्या है। मतलब इस तरीके से फूड को ऑब्टेन करने के, या पोल्ट्री क्या है, तो जितने भी भोजन को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमको भोजन या हमें आय प्राप्त होती है, उन सभी पहलुओं के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे, जो कि क्या है, फूड प्रोडक्शन। तो दीज आर द 8 चैप्टर्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन आवर होल सेशन। पूरे सेशन में इन 8 चैप्टर को देखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसके अलावा इकोसिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हेल्थ एंड हाइजीन एंड फूड प्रोडक्शन। तो इन 8 चैप्टर्स का पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। अगले इस वीडियो में हम लोग पहला जो चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले आप अपनी क्लास 7 की बुक उठाइए और उसमें जो सेल का चैप्टर है उसको एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ताकि जब मैं इसको शुरू करूं तो आपको बात समझ में आए। इसके बाद थैंक यू वेरी मच।